नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार। चंदा चोरों का हाल बुरा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से न्याय करेगा? अभय द्विवेदी से मैंने पूछा है कि चंदा चोरों का इंतजाम क्या होना चाहिए। खलबली मची हुई है। भाजपा संघ के मुंह पर इतना करारा तमाचा कभी नहीं मिला, कभी नहीं पड़ा। चलते हैं अभय द्विवेदी से और पूरी बात समझते हैं। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। कितना बढ़िया लगता है, विदेश की धरती पीछे गिटार टंगा हुआ है और आप एक बढ़िया मुल्क में हैं, भारत से दूर हैं। चलिए भारत की कुछ बातें करते हैं। हुँ, शेखर सुमन बहुत बढ़िया शो कर रहे थे, मतलब वो हुँ, क्या व्यंग की बढ़िया तीखी भाषा लिख रहे थे। राजीव निगम हुँ, हमारे मित्र हैं, आज सुबह चाय पीने मेरे घर आए थे, तो आज वो बहुत किस्से बता रहे थे। तो शेखर निगम सुमन जी का शो बड़ा बढ़िया चल रहा था। हुँ, तो तब तक विश्व गुरु जी के चमचों को याद आया कि एक आदमी ऐसा है जो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और पूरी दुनिया सुनी जा रही है। हुँ, तो अब क्या किया जाए? तो फिर वो अपने करंदे को, ईडी को नोटिस दिया गया कि भाई तुम देख नहीं रहे हो क्या, दारू पी के बैठ जाते हो? देख नहीं रहे हो शेखर सुमन बोल रहे हैं? इनके अड़ोसी पड़ोसी चचा मामा किस कोई तो होगा जो ठीक कर दिया सकता है। तो हुँ, उनके प्रोड्यूसर क्या रेड मार दी गई। मैं तो कह रहा था कि कुछ ही दिनों बाद ईडी वीडी वाले, इनकम टैक्स वाले बहुत दिनों से आए नहीं है, मेरे वेले भी चाय पीने आ जाइए, मेरा हुँ, भी थोड़ा स्तर बढ़ जाएगा। हुँ, आपको लगता है कि ये ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, हुँ, शेखर सुमन के प्रोड्यूसर क्या छापे? शेखर सुमन ने तो फिर एक बहुत बढ़िया तीखा व्यंग्य किया कि साहब ये हमारी ओरिजिनल दुकान है, हमारी कोई शाखा नहीं है। शाखा मतलब शाखा नहीं है। तो वो संघ को भी बड़ी मिर्ची लगी होगी ये हुँ, लाइन सुन के। लेकिन जिस देश में जो कार्टूनिस्ट हैं, जो व्यंग्यकार हैं, कुणाल कामरा हो गए, समय रैना हो गया, इस तरह के जो भी लोग हैं, हुँ। इस तरह कार्रवाइयां करके क्या लोकतंत्र में लोगों को डराया जा सकता है? और डराया जा सकता है तो कब तक डराया जा सकता है? क्या सीमा होती है? लोग डर रहे हैं, क्या लगता है भाई जी आपको? मुझे तो नहीं लगता कि लोग डर रहे हैं। देखिए, जिस सरकार ने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया हो, जिस सरकार ने चुने हुए शिक्षा मंत्रियों को जेल में डाल दिया हो, स्वास्थ्य मंत्रियों को जेल में डाल दिया हो, जिस सरकार का पूरा रिकॉर्ड ये है कि उसने जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए खुलकर, नंगे होकर, बिना किसी हया और शर्म के उसने इस्तेमाल किया। आज स्थिति क्या है? आज उस सरकार के मुख्य नेता और दूसरे नेताओं के खिलाफ ज़्यादा मीम बन रहे हैं। आज उनके ऊपर ज़्यादा छींटाकशी हो रही है। आज उनके ऊपर पहले के मुकाबले ज़्यादा व्यंग्य किए जा रहे हैं। आज उनको अधिक आड़े हाथों लिया जा रहा है। आज वो सारे देश के सामने पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पष्ट तरीके से कटघरे में खड़े हुए हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ने की बजाय लगातार गिर रही है। देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं, वो कभी भी राजनीतिक लाभ नहीं देती। ये चीज़ें कुल मिलाकर इनसे राजनीतिक नुकसान ही होता है। शुरू में नुकसान नहीं दिखता है, लेकिन देर-सवेर इनसे नुकसान दिखना शुरू हो जाता है और मेरा मानना है कि अब इन बातों से नुकसान दिखना शुरू हो गया है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में क्या हुआ? मेलबर्न में नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि किस तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ, बड़ी भीड़ जमा हुई वहाँ पर और जो नाच-गाना, भरतनाट्यम वगैरह सब भारतीय नृत्यांगनाओं की पोशाक में लड़कियाँ वगैरह, ये सारा का सारा नाटक जो हर जगह वो करते हैं, वो हुआ। लेकिन अब क्या तथ्य निकल के आ रहा है? तथ्य ये निकल के आ रहा है कि चार्टर्ड प्लेन्स में भर के इन तमाम लोगों को वहाँ पर लाया गया था। इसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ। इनके खाने-पीने, ठहरने की व्यवस्था की गई थी ताकि मोदी जी का एक अ, प्रबंधित और आयोजित स्वागत किया जा सके। अच्छा, इसी तरीके से ये सोचते हैं हर जगह। इनका तरीका क्या है? आप देखिए, इनका तरीका ये है कि जिस जिस विदेश में जाते हैं, उससे कुछ काफ़ी पहले ही वहाँ के दूतावास पर दबाव शुरू हो जाता है कि आप अब उनके जो विदेश मंत्रालय से कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उनको एक इनाम मिलना चाहिए। इसीलिए एक पैटर्न है ना, हर जगह जाते हैं। अच्छा, उनको पता होता है कि ये बंदा आएगा, ये कुछ हमारे जैसे हम अगर हथियार बनाते हैं, तो हथियारों के कुछ ऑर्डर देगा, कुछ हमको पैसे दे के जाएगा, इसलिए इसको एक इनाम दे देने में कोई बुरी बात नहीं है। उनको इनाम दे दिया जाता है। फिर उनका एक नकली और फर्जी किस्म का उनका स्वागत होता है नरेंद्र मोदी का। ये सारा का सारा पैटर्न शुरू-शुरू में 2014 में पहली बार अमेरिका गए थे वो और वहाँ जो एक बड़ा स्वागत हुआ था, तो उससे लोग थोड़ा चकित हुए थे कि ये कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता खास तरह की है। धीरे-धीरे तो ये सब लोकप्रियता वगैरह सबका रहस्य लोगों की समझ में आ चुका है। इसी तरह जो छापे हैं, उनका इनका पूरा पैटर्न जो है ना, इसका पर्दाफ़ाश हो चुका है। अब इनसे कोई ना डरता है, ना कोई प्रभावित होता है। लोग केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हैं
और अपनी राह पे चलते हैं। हिंदुस्तान में तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, मेरा मानना है कि वो अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं पर इस वक्त पुनर्विचार कर रहे हैं। पुनर्विचार करके जिस निर्णय पर उन्हें पहुंचना होगा उस निर्णय पे वो पहुंचेंगे। हम कौन होते हैं उन्हें बताने वाले? मेरा तो मानना यह है कि ये चल रहा है और इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई राजनीतिक परिणाम ऐसा निकलेगा जिससे ये लोग चौंकेंगे, और वो उनका जो चौंकना होगा वो चौंकना 2024 के चौंकने से भी ज्यादा संगीन होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के इस प्रोग्राम की चर्चा बहुत गूंज रही है, तो मैं जी। भी जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए कि हम्म, प्रधानमंत्री जी ने क्या गुल खिलाए हैं वहाँ पे। तो जी। ऑस्ट्रेलिया के जो मेरे मित्र हैं जो यूट्यूब मेरा देखते हैं, मैसेज कर दीजिएगा। कोई इंसान मुझे बढ़िया कॉफ़ी ऑस्ट्रेलिया में पिलाना चाहता हो तो मैं बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ, सिडनी में जाऊँगा और वहाँ पे फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी जहाँ गए हैं, कोशिश करूँगा वहाँ जाके भी उन लोगों को देखूँ जो बहुत हृदय से विश्व गुरु का स्वागत कर रहे थे। खेल क्या है, जल्दी मैं ऑस्ट्रेलिया से आपको ये रिपोर्ट दूंगा। जी। अभय जी, एक देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, हम्म। वो है मंदिर मुद्दा, चंदा चोरी मुद्दा। हम्म। नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय की रोज काली करतूतें सामने आ रही हैं। हम्म। मंदिर के पत्थर का सप्लाई करने वाला कह रहा है, मंदिर में काम करने वाला कह रहा है, भगवान का चंदा इकट्ठा करने वाला कह रहा है कि चोरी हुई, और चोरी के प्रमाण भी सामने आ गए। वो किसी तो भी उन्होंने खुद ही बंदे की स्वीकार कर गलती लिया नहीं, है। स्वीकार वो कर तो लिया उन्होंने कि नहीं, चंदा वो तो चोरी उन्होंने है। स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। और देखिए ये पहली बार हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी स्वीकार कर लिया है कि हुआ ये, भाजपा ने भी स्वीकार कर लिया है हुआ ये, प्रशासनिक तंत्र ने भी स्वीकार कर लिया है, योगी आदित्यनाथ ने भी स्वीकार। अब तो ये हुआ है, इस पे तो कोई शक नहीं है। सवाल ये है कि जितना ये स्वीकार कर रहे हैं क्या उतना ही हुआ है? देखिए, जिस तारीख से वो कह रहे हैं 40 दिन, वो कह रहे हैं कि 40 दिन में 70 बार चोरी, 70 या 75 बार चढ़ावे की चोरी हुई। यही तो, इतना तो स्वीकार उन्होंने कर लिया है। अच्छा, 40 दिन से आगे की जांच कैसे की जाए? हो ही नहीं सकती है, क्योंकि क्योंकि उसके जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जो थे वो मिटा दिए गए हैं। केवल 40 दिन के ही फुटेज हैं जिनके आधार पर चेकिंग हो रही है। ये लोग 40 दिन पहले भी चोरी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इस बात का प्रमाण मिल नहीं सकता है कि उससे पहले के चालाकी पूर्वक फुटेज मिटा दिए गए। मैं ये कहता हूं कि ये लीपापोती की रणनीति है। रणनीति यह है कि पूरी चोरी को केवल 40 दिन तक सीमित कर दिया जाए, 8 छुटभइयों जो जेल में बंद हैं उन तक उसको सीमित कर दिया जाए, और केवल चढ़ावा चोरी तक सीमित कर दिया जाए। उसके जो व्यापक और बड़े पक्ष हैं, जो कि जिसको साबित करेंगे कि ये 2021 से हो रही है लगातार चोरी, जिसका संजय सिंह विस्तार से जिक्र करते हैं और दूसरे कई लोगों ने इनका विस्तार जिक्र किया है, उस चीज को कैसे, उस पर कैसे मिट्टी डाली जाए, इसके लिए ये पूरा प्रपंच रचा गया था जो हम लोगों के सामने है। जी संजय जी। एक बात मुझे बताइए कि नैरेटिव एक तय किया जाता है, मंदिर की चंदा चोरी को लोग चर्चा ना करें, इसका नैरेटिव तय किया गया है कि साहब समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी में रोजा अवतार कर दिया था, नमाज पढ़ ली थी। आज सुबह मैं भाटी साहब के संग बातचीत कर रहा था, भाटी साहब बोले बिल्कुल झूठा नैरेटिव है। लेकिन अगर वहाँ रोजा अवतार कर भी लिया गया हनुमानगढ़ी में, तो योगी आदित्यनाथ इतने सालों से मुख्यमंत्री है, वो सो रहे थे, और चंदा चोरी जब आया तभी ये क्यों कहा मैं जा तो रहा है ये कि साहब सवाल कई नमाज। बार पूछ चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ इतने दिनों से, कितने 5 साल 9 साल हो गए उन्हें मुख्यमंत्री हुए, इस बीच में उन्होंने मुसलमानों को बहुत गालियां दी, इस बीच में उन्होंने नवाज को बहुत कोसा, इस बीच में उन्होंने ये तक कहा कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो फिर और प्यार से नहीं समझेंगे तो हम समझा देंगे अच्छी तरीके से। ये सब बातें कही, लेकिन हनुमानगढ़ी वाला तथ्य लेके तो वो नहीं आए अभी तक। दूसरी, ये तथ्य कौन छिपाएगा कि विश्व हिंदू परिषद ने स्वयं सरयू के तट पर नमाज पढ़वाने का प्रोग्राम लिया था। इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में जो उनका मुसलमानों वाला संगठन आरएसएस का है, उसकी वजह से 1500 मुसलमानों को वहां निमंत्रित भी किया गया था नमाज पढ़ने के लिए सरयू के तट पर। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर से उसका बड़ा विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में फिर इंद्रेश कुमार के साथ झगड़ा किया लोगों ने जाकर, तब वो कार्यक्रम वापस लिया गया। खुद एक जमाने में संघ की भी अपनी योजना थी कि सरयू के तट पर मुसलमानों की नमाज पढ़ाई जाए। आप सोचिए कि ये लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या इनकी डिजाइनें होती हैं, और किस तरीके से बात को तोड़ मरोड़ के बाद में पेश करते हैं। मेरा मानना है कि इस वक्त सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डरा हुआ अगर कोई व्यक्ति है तो वो योगी आदित्यनाथ है। उसके ऊपर 2 तलवार लटक रही है, एक नहीं। एक तलवार है उसके सिर पर उत्तर प्रदेश चुनाव की,
और दूसरी तलवार यह है कि उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो जाएंगी अगर उन चुनावों में कुछ गड़बड़ी हुई। ये चुनाव न केवल उन्हें जीतना है, बल्कि बड़े भव्य तरीके से जीतना है। अगर कमजोर जीते तब भी पत्ता साफ, हार गए तो पत्ता साफ है ही। यानी योगी आदित्यनाथ का पत्ता दो तरह से साफ हो सकता है, एक तरह से नहीं। एक तो कमजोर जीत हुई तो पत्ता साफ हो जाएगा, और हार गए तो पत्ता साफ करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही पत्ता साफ हो जाएगा। सारी महत्वाकांक्षाएं समाप्त, बैक टू दी स्क्वायर वन। घर के बुद्धू लौट के आए, वहां पर गोरखपुर मठ में जाकर कर्मकांड करवाएंगे, पुरोहित का काम करेंगे, जो दरअसल उनका काम है। और महंत का क्या काम होता है? पुरोहित का काम होता है, जो वो करेंगे वहां जाकर। लोग तो कह रहे हैं कि मंदिर के चंदा चोरी के तार बहुत बहुत अलग अलग जगह से जुड़े हैं। भाटी साहब कह रहे थे मेरे इंटरव्यू में कि साहब, गोरखनाथ मठ की आमदनी, जमीनें जायदाद करोड़ों रुपए में बढ़ गई। बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। मतलब ये तो मैं मानता था कि योगी आदित्यनाथ के करीबी रहने वाले अफसरों की बड़ी संख्या ऐसी है जो गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल, जो मुख्यमंत्री के लंबे समय तक प्रमुख सचिव रहे हैं, उनके ऊपर संपत्तियों के, उनके परिजनों ने करोड़ों रुपए की जमीनें जायदाद खरीदी। अमिताभ ठाकुर ने दस्तावेज सौंपे। आज तक बताया नहीं गया कि ये संपत्ति उनके भाई, भतीजे, चाचा, चाची के नाम कैसे आ गई। लखनऊ में, जहां मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, पड़ोस में करोड़ों रुपए का प्लॉट एसपी गोयल का। नोएडा में संपत्ति एसपी गोयल की, और बंदा चीफ सेक्रेटरी बना बैठा है। इंद्रमणि त्रिपाठी, एक भ्रष्ट एलडीए का वीसी, जिसकी सास की संपत्ति इनकम टैक्स ने सीज कर दी बंगला। ये कहा ये सारा पैसा इंद्रमणि त्रिपाठी का है, वो इटावा या मैनपुरी का डीएम बना बैठा है। तो ये जो भ्रष्ट अफसरों की तैनाती है, क्या मुख्यमंत्री के दामन पर भी मंदिर के चंदा चोरी की छींटें पड़ना शुरू हो गई? और ये बड़ा खतरनाक संकेत है योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर, कि लोग अगर ये सवाल करने लगे कि बताइए साहब, मठ की आमदनी कितना बढ़ गई, मठ तो आपका है। ये खेल क्या खतरनाक दिशा में जा रहा है। देखिए, मैं खुद भी, आपने बताया है तो मैं भी भाटी जी से बात करूंगा, वो मेरे मित्र भी हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो बातें वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन बातों की एक फैक्ट शीट तैयार करवाएं। जब ये सब बातें उन्हें पता है तो उनकी फैक्ट शीट तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दो नौजवान रिसर्चर्स लगा दिए जाएं, उत्साही उनके कार्यकर्ता हों, पढ़े लिखे समझदार, उनको लगा दिया जाए तो वो इनकी फैक्ट शीट तैयार कर सकते हैं। एक फैक्ट शीट तो ये तैयार हो कि इसमें योगी के मठ और उत्तर प्रदेश के योगी के चहेते अफसरों ने क्या क्या चांदी काटी है, एक फैक्ट शीट इसकी होनी चाहिए। एक फैक्ट शीट इसकी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संपत्तियां पिछले 11 साल में किस स्तर पर बढ़ी हैं, और वो पैसा कहां से आया, और अगर नहीं पता है कहां से आया तो वो रहस्य क्यों है। एक फैक्ट शीट, ये फैक्ट शीट होनी चाहिए। एक फैक्ट शीट नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुए घोटालों की होनी चाहिए, सरकार के भीतर हुए घोटालों की। राम मंदिर वाले घोटाले की बात नहीं कर रहे, उसकी तो अलग फैक्ट शीट होनी चाहिए। सरकार की वो घोटालों की फैक्ट शीट होनी चाहिए। ये तीनों फैक्ट शीट तैयार हो जाए, इन तीनों को मिलाकर पिछले 12 साल के भ्रष्टाचार का एक श्वेत पत्र बनेगा, और उस श्वेत पत्र को सारे देश के अंदर करोड़ों करोड़ों की संख्या में छपवा के उनको बांटा जाए, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाया जाए, उनको उनको उनकी फेसबुक लाइव की जाए, फेसबुक पे उनको पोस्ट किया जाए, सब जगह ये सब किया जाए। और एक 6 महीने के अंदर सारे देश के लोगों को पता लग जाएगा कि पिछले 12 साल किस तरीके से, ये अमृत काल नहीं है, ये भ्रष्टाचार काल है, भ्रष्ट काल है। ये पिछले 12 साल जो है अमृत काल नहीं है, ये भ्रष्टाचार काल है। ये चीज जो है पता लगनी चाहिए लोगों को, और विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। हम भी विपक्ष को इस जिम्मेदारी निभाने में मदद कर सकते हैं। मैं सुझाव दे ही रहा हूं इस बात का, ऐसा नहीं सुझाव देके ही पीछे हट जाएंगे। जितनी मदद होगी हम लोग सब मदद करेंगे। आप देखिए ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो टिन्नू यादव है, टिन्नू यादव ने कितने बार बताया कि उन्होंने अखिलेश से बात की है, सारी झूठी खबर थी। उन्होंने ये झूठी खबर जो है वो 20 करोड़ लोगों तक पहुंचा दी, उसके बाद में इसका खंडन हो पाया। अब उन 20 करोड़ लोगों तक खंडन पहुंचा कि नहीं पहुंचा नहीं पता है, खबर तो 20 करोड़ लोगों तक पहुंची। भाई इनके 32 लाख व्हाट्सएप, 32 लाख अकाउंट्स हैं इनके, जिनके जरिए ये सारा झूठ फैलाते हैं। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, और इसी स्टाइल में, इसी शैली में जो इनका भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार का प्रचार होना चाहिए। बताया जाना चाहिए कि इस देश को इन लोगों ने लूट लिया है बुरी तरीके से, नीचे से। ये केवल राम मंदिर में ही हुई लूट नहीं है, पूरा मुल्क लूट रहा है।
ये जो अभय जी, ये जो गुरु दक्षिणा कार्यक्रम होता है संघ का, जिसमें चुपचाप लिफाफे में नोट रख के दे दी जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए देश से इकट्ठा कर दिया जाता है, क्या इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? कोई भी एनजीओ होता है, उसका ऑडिट होता है, उसका बही खाता होता है। तो अगर ये एनजीओ है तो ऑडिट होना चाहिए, एनजीओ नहीं है तो ये पूरे देश से ये जो पैसा वसूली होती है, संघ ये रुपया रखता कहाँ है? कहाँ इतने भाई, रुपए हर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ या देश का सबसे बड़ा एनजीओ, ये सब बोला था, नहीं बोला था? हाँ बोला था, तो कहा था उन्होंने। प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि एनजीओ एक 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 लीगल एंटिटी है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो एक गैर सरकारी संगठन बाकायदा एक लीगल एंटिटी है। उसे चलाने का एक तरीका होता है। उसको चलाने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, उसको चलाने के लिए कुछ 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 इजाजतें लेनी पड़ती हैं उसको चलाने के लिए, अनुमतियां लेनी पड़ती हैं उनको चलाने के लिए। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एनजीओ है तो उसको सारी अनुमतियां लेनी चाहिए ये। और देखिए, जो प्रियांक खड़गे ने जो उनको नोटिस दिया था, वो नोटिस ये किसी तरह से बचने की कोशिश करें, सत्ता में है, टाल जाएंगे, इनको उसके लिए पकड़ा नहीं जा पाएगा। लेकिन अंततः मैं ये मानता हूं कि प्रियांक खड़गे की बात जो है ना, वो बात सब देश में फैलेगी और सब लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा, जो धीरे धीरे करके आने लगा है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह का संगठन है। इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 लोग एक जगह बैठ गए और उन्होंने कुछ आपस में चर्चा कर ली तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक देश में सत्ता का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब तो एक गला और फंसा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया। एसआईटी से स्टेटस की रिपोर्ट मांगी, 20 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और मंदिर के चंदा चोरी में ये नोटिस दिया गया है यूपी सरकार को, केंद्र को, और अगले हफ्ते सोमवार को सुनवाई होगी। आपको लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो जाएगी जो छुपाई जा रही थी? पहली बात। और केवल सुनवाई होगी, और जैसे बिहार में एफआईआर की सुनवाई चलती रही, तो ये सालों तक सुनवाई चलती रहेगी या किसी निष्कर्ष से पहुंचेगा? या ये वैसे ही तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेके मामले को दबाने की, ठंडा करने की कोशिश की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट माफ करे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयां हैं वो भी बहुत ज्यादा ठीक नजर नहीं आई हैं। आप अगले सोमवार को क्यों कहते कि एसआईटी की रिपोर्ट आई है, सार्वजनिक करो आज, और सोमवार को अगर है भी सुनवाई तो फैसला होना चाहिए। चंदा चोरी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि मैंने भगवान जी से पूछा कि मुझे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में क्या फैसला देना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज को बाबा साहब के, अंबेडकर के संविधान से ज्यादा भगवान के सवाल जवाब में यकीन होने लगे, तो फिर सवाल सुप्रीम कोर्ट पे भी खड़े होने लगे कि वहां भगवान जी काम कर रहे हैं, अल्लाह काम कर रहे हैं, यीशु काम कर रहे हैं, गुरु नानक जी काम कर रहे हैं, संविधान काम कर रहा है। अब जब राम मंदिर के पे आपने पूछ लिया भगवान जी से, तो उन्हीं की चंदा चोरी हो गई, चंपत राय चंपत हो गए। तो ये क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगा इस सुनवाई के बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट निर्णायक मोड़ तक पहुंचता है, लेकिन निर्णय क्या होता है और उसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचने में कितनी देर लगती है, मतलब ये है कि जो वो हम लोग एसआईआर के ऊपर जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर के ऊपर जो फैसला दिया, उससे हम लोग जान चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भी सरकार बन चुकी है। पश्चिम बंगाल एसआईआर के लिए जो इस्तगास जो वहां डाली गई थी याचिका, उस याचिका पे भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जब चाहता है तो किसी मुकदमे को इतना लंबा टाल देता है कि उस मुकदमे को चलने की और उसके फैसले की एक तरह से इसकी प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है, उसकी रेलेवेंस ही समाप्त हो जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस जो उन्होंने कहा है कि हम इस पर याचिका सुनेंगे, इसमें से कुछ निकलेगा। हालांकि मुझे खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको गंभीरता पूर्वक सुने और एक ऐसा फैसला दे जिससे अगर योगी जी की भाषा में कहें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ना दूध रहा है और पानी ही पानी रह गया है, और धीरे धीरे पानी भी बह जाएगा। कुछ भी मट्ठा नहीं बन गया। बचेगा, ना दूध रहेगा ना पानी रहेगा, केवल भ्रष्टाचार रह जाएगा। आरएसएस का, बीजेपी का नारा ही है, अंततः एक ही चीज रहेगी, भ्रष्टाचार, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भारत हो की कोई हो, दुनिया की भ्रष्टाचार लोग कहने लगे हैं भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। मुझे बताइए अवैध द्विवेदी की अब तक के इतिहास में क्या संघ पे और भाजपा पे ऐसा कभी इतना संगीन आरोप लगा जिसने उसकी छवि तार तार कर दी? क्योंकि सारी राजनीति भगवान राम को केंद्र में लेके चली है। आडवाणी जी की रथ यात्रा, आंदोलन, सब कुछ भगवान राम के इर्द गिर्द किया गया है।
और भगवान राम ने इतनी जोर का डंडा मारा है सिर पे कि छवि तार-तार हो गई, चंदा चोरों के रूप में नाम स्थापित हो गया। चंपत राय की आने वाली कई पीढ़ियाँ याद करेंगी हमारे बुजुर्ग का, हमारे बाबा का, बाबा के बाबा का, बाबा के परबाबा का नाम भगवान राम की चंदा चोरी में आया था। नृपेंद्र मिश्रा ने आईएएस थे, बढ़िया नौकरी करी, लेकिन खानदान में हमेशा याद आएगा कि ये वही नृपेंद्र मिश्रा है जिसके संरक्षण में मंदिर के निर्माण में चोरी हुई थी। ये वही नृपेंद्र मिश्रा है जो चुपचाप बैठा रहा और चंदा चोरी होती रही। एक बढ़िया आईएएस अफसर ने बुढ़ापा खराब कर लिया अपना इन विश्वगुरु के चक्कर में आके। क्या कभी इतनी फजीयत हुई है आरएसएस की, बीजेपी की, जितनी इस चंदा चोरी में हो गई? ये अब तो पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। अब पोल पूरी तरीके से खुल चुकी है, अब कुछ बचा भी नहीं है खुलने के लिए। अब तो जैसे ही हम लोग राम जन्मभूमि आंदोलन के, अभी तक हम राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास का अध्ययन इसलिए करते थे कि उसमें कौन-कौन सी सांप्रदायिक युक्तियाँ अपनाई गई। किस तरीके से जनता को भ्रम करने के लिए झूठे भाषण दिए गए, झूठी पर्चेबाजी की गई, झूठे नारे गढ़े गए, किस तरीके से संविधान का उल्लंघन किया गया, कोर्ट में दिए गए एफिडेविट, खुद एफिडेविट दिया कल्याण सिंह ने, बाद में खुद एफिडेविट को नहीं माना। अभी तक तो हम लोग इन बातों के लिए इसका अध्ययन करते थे। अब एक नया विषय पैदा हो गया है कि किस तरीके से ये आंदोलन पहले दिन से ही अवैध पैसा जमा करने का एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। पहले दिन से ही अकूत धन राम जन्मभूमि आंदोलन में जनरेट हुआ। और अगर बाबा लाल दास का इंटरव्यू सामने आ गया जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई पहले तो शुरू में जब ताले नहीं खुले हुए थे तो वहां जो कुछ जो बाहर आते थे वो थोड़े बहुत मामूली पैसे जमा होते थे। उसके बाद जैसे ही ताले वगैरह खुल गए वैसे ही एकदम वहां पर चढ़ावा बढ़ने लगा वहां पर, और बहुत बड़े पैमाने पर धन जनरेट करने लगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पूरे धन के स्रोत को कब्जा करना चाहता था और इससे जुड़ी हुई जितनी भी संपत्तियां थी उन सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहता था। बाबा लाल दास का इंटरव्यू बता, जिनकी हत्या हो चुकी है बाबा लाल दास की, उन्हें बाकायदा अदालत के आदेश पर राम जन्मभूमि का पुजारी नियुक्त किया गया था बाबा लाल दास को। लेकिन वो चूंकि वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के आलोचक थे, इसलिए उनको वहां से हटाया गया। बाबा लाल ने बताया गया कि बड़े पैमाने पर मेरे जैसे बहुत सारे महंत, बहुत सारे जो बाबा थे, साधु संत थे, उनको हटाया गया और वीएचपी ने अपने लोगों को वहां पर नियुक्त किया ताकि पूरे अयोध्या और उस राम जन्मभूमि के आसपास का पूरा जो इलाका है उसके ऊपर वो कब्जा कर सकें। वो पूरी कहानी कब्जे की कहानी है जो वहां से शुरू होती है, बाबा लाल दास के जमाने से शुरू होती है। और ये जो अभी चढ़ावा चोरी और जमीन घोटाला और 40% कमीशन वाला मामला है, यहां तक पहुंचती है। इसका जो आर्थिक पक्ष है इसके ऊपर हम लोगों को कोई ध्यान नहीं था। हम लोग तो कुछ दूसरे ही बातों में व्यस्त थे। और अब इस जो घोटाला फूटा है उसने आर्थिक पक्ष को सामने ला दिया है। इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये अकेला आर्थिक पक्ष पर फोकस करने से ही विपक्ष जो है इन लोगों की पूरी तरह, जैसे कहते हैं, इन लोगों की पूरी राजनीति को खोखला कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई जी। राम राम जपना, पराया माल अपना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एंजॉय करिए अपनी छुट्टी। मैं डिस्टर्ब करता रहूंगा आपको। थैंक यू। जरा दिल पे हाथ रख के देखिए कि हम कैसा भारत बना रहे हैं। यहाँ बोलने पर ईडी आ जाती है, इनकम टैक्स आ जाता है, एफआईआर हो जाती है, चैनल बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे 4PM चैनल बंद कर दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? ऐसे आवाजें बंद की जाएंगी? भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी होती रहेगी? गंभीर सवाल है। दिल थाम के बताइए क्या सच बोल रहा हूं या गलत। जरूर कमेंट करिएगा। शुक्रिया। थैंक यू।